अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आपको वापसी बता देता हूं कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में प्रीलियम पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हम आईजे के कोचिंग सेंटर के आप ये समझ लें कि आईजे के कोचिंग सेंटर के हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, फिर उसके प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन हमारे पास है डीजे साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है डीजे साइंस कॉलेज। आज इसके दिन हम प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए पर आते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का हमने मालूम करना है जो कि ग्रुप 5A से बिलोंग करता है और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल जो था वो हमने डीजे साइंस कॉलेज आईटी के कोचिंग सेंटर के अंदर भी देखा था। अब देखें ये ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, ग्रुप 5A से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो p ऑर्बिटल में डाल दें। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो s में दो डाल दें और p में 3 डाल दें। अब होगा क्या कि s ऑर्बिटल में 2 हैं, थर्ड पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है तो आप क्या करें कि यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पे भी 3 लगा दें तो ये हो जाएगा 3s2 3p3। अब एटॉमिक नंबर बताना है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी हो जाएगा 1s2 2s2 और साथ में आ जाएगा 2p6। अब यहाँ पे आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। जैसे 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो एटॉमिक नंबर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आर एस एच के अंदर कौन सा होता है। तो देखिए आर एस एच बेसिकली कहलाता है थायो अल्कोहल। आर एस एच जो होता है ये कहलाता है थायो अल्कोहल। थायो जो होता है वो सल्फर के लिए वर्ड यूज किया जाता है तो आप थायो को देखते के साथ इसको टिक कर सकते हैं। OH का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, सॉरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। तो अगर आपको आर एस एच का नहीं भी पता तो आपको पता है ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए आप डायरेक्टली थायो अल्कोहल पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसके अंदर कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर मीथेन के पास बात करें तो मीथेन के पास तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर भी जो एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है ये। इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्राइड की बात करें NaH2 तो इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड होता है और इनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे अमोनिया की तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और साथ में 3 हाइड्रोजन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। तो ये अमोनिया जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमसे सवाल किया जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है, ये बात तो सही है। अल्केन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसाइक्लिक होता है। एसाइक्लिक का मतलब होता है कि उसमें साइकिल एब्सेंट होता है, तो ये बात भी सही है। और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये वाली बात भी सही है। अब अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये भी सही है। अल्केन्स के अंदर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है, ये बात गलत है क्योंकि अल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी वाली है कि अल्केन्स के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिस गैस इज यूज्ड इज इन वेल्डिंग। ये कौन सी गैस है जो कि वेल्डिंग के तौर पे यूज की जाती है। वेल्डिंग के लिए एसिटाइलिन को यूज किया जाता है, इसको इथाइन भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इथाइन भी कहा जाता है। एसिटाइलिन का फॉर्मूला है C2H2। ये जो एसिटाइलिन है इसका फ्लेम होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास। 3000 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ये फ्लेम जो है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है, जो कि किसी भी आप ये समझ लें किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो हम यहाँ पे एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं गैस वेल्डिंग के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल।
यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब 2 मोल्स इथाइल क्लोराइड के सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या चीज बनेगी। ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड 2C2H5Cl लिखा हुआ है, आपने इसको 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल से यानी 2Na से रिएक्ट करवाया, आगे जाके क्या होगा कि देखें 2 क्लोरीन है ना, ये 2 क्लोरीन 2 सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे 2NaCl। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2C2H5 है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, C2H5 एक, फिर C2H5 दूसरा, टोटल 4 कार्बन एटम हो जाएंगे, ये बन जाएगा C4H10 विच इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो हमारे पास सही आंसर होगा कि 1 मोल ब्यूटेन का बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। 2 मोल्स ब्यूटेन के नहीं बनेंगे इसलिए गलत हो गया, 1 मोल इथेन का नहीं बनेगा ये भी गलत, और 2 मोल्स इथेन के भी नहीं बनेंगे ये भी गलत। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ऑर्बिटल्स का मिक्स होना, एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स जो है उनको मिक्स करते हैं, वो मिक्स होते हैं तो हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम होती है। आगे बोले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गैसियस स्पीशीज ऑफ MnO+3 एंड CO+3 आर रिस्पेक्टिवली। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो जो मैग्नीज है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीज के पास जो होता है वो 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ आपको नीचे इसकी करके दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो साइट पे दिखा देता हूँ। एक सेकंड वेट अ मिनट, मैं आपको मैग्नीज भी दिखाता हूँ करके, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर कर देते हैं। देखिए मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज के पास होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के पास होते हैं 27 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज ने भी क्या किया, +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कोबाल्ट ने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो पहले 25 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d5। पहले तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो 4s ऑर्बिटल तो पूरा चला जाएगा और 3d ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो डी के अंदर ये चारों अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे, तो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीज Mn+3 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। अगर कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 के बाद आएगा 2s2 2p6 3s2 के बाद 3p6 फिर आएगा 4s2 और 3d7। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो यहाँ पर से 4s ऑर्बिटल तो पूरा चला गया, 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 3d6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे जरा इसको देखते हैं। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर्ड आ गए, फिर कोई सा 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे हम पेयर कर देंगे, तो इसके पास भी 4 अनपेयर्ड बचेंगे, 4 अनपेयर्ड बचेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि Mn+3 हो या CO+3 हो, दोनों के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैं एक सेकेंड अब लेकर आ जाऊँ उसको, एक सेकेंड, हौसला 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 हौसला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। आगे क्या लिखा हुआ है, किप्स एपरेटस जो होता है वो हम यूज करते हैं H2S गैस को प्रिपेयर करने के लिए। किप्स एपरेटस की इक्वेशन भी लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगी। यहाँ पे आयरन सल्फाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है H2S की। तो आयरन जो होता है वो SO4 से रिएक्ट करके बना लेते हैं FeSO4 प्लस जो हाइड्रोजन है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके बना लेते हैं H2S। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बोलना है कि एन आइसोमर ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन का आइसोमर क्या होगा। एसीटोन का फॉर्मूला लिख लें, तो पहले तो आइसोमर के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है ना। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। जहां पे फॉर्मूला सेम होगा ना, जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा होगा वहां पे बात करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCHO बन ही नहीं सकता। अब कटाओ इसको। डाईइथाइल ईथर के अंदर देखते हैं, डाईइथाइल ईथर के अंदर फॉर्मूला क्या है, C2H5O और फिर साथ में C2H5। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 और 2 4 कार्बन है, एसीटोन में तो 3 कार्बन एटम है, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता, इसको भी कटाएं। एसिटल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH3CHO, इसके अंदर 2 कार्बन एटम है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। प्रोपाइनल्डिहाइड क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रोपाइनल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा CHO और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2। देखें अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है, 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 5 हाइड्रोजन क्यों है, मैंने गलत लिखा है ना, 5 हाइड्रोजन थोड़ी ना होंगे, यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन आएंगे।
और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। प्रोपाइनल्डिहाइड, अब देखें यहाँ पे, अब देखें 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, और इसी तरह से 3-3 कार्बन है, दोनों साइड पे एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन सी चीज बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताती है। देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या है कि जब कोई न्यूट्रल एटम है और उसके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के चक्कर में वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब ज्यादा टेंडेंसी है उसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो बात यह है कि इसका वो होगा कि न्यूट्रल एटम्स, ऐसे न्यूट्रल एटम्स जिनके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब न्यूट्रल एटम ऑफ नोबल गैसेस, ये गलत है क्योंकि नोबल गैसेस तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी नहीं करती। एटम्स जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो होती है, इसको भी कटा दें। उसके बाद न्यूट्रल एटम्स जिनके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हो, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ये बात भी सही नहीं है। बोले अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, किस वजह से। अक्रॉस पीरियड यानी कि पीरियड वाइज एटॉमिक साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से कौन सी बात गलत है आयनाइजेशन एनर्जी को लेके। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द मोस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम इसको वो नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आगे बढ़ते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कि हमारे पास किसी भी मतलब कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात भी सही है। आगे बोल रहे हैं इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड वाइज ये बढ़ती है लेफ्ट टू राइट, ये बात भी सही है। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं डाउन द ग्रुप ये बढ़ती नहीं है बल्कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही ना। तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, वो हो गए। ह्यूमंस आर अनएबल टू डाइजेस्ट, ह्यूमंस जो है वो क्या चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस जो होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेल्यूलोज मतलब जो पत्ते वगैरह ना, लीव्स पत्ते वगैरह जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम ही नहीं है जो कि इनको डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। अब बोल रहे हैं एक ज़्विटर आयन इज, ज़्विटर आयन इज, ज़्विटर आयन क्या होता है। ज़्विटर आयन एक ऐसा डाइपोलर आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा और ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। डाइपोलर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन, डाइपोलर होगा, 2 पोल्स होंगे लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी होगी है। इसको हम कहते हैं ज़्विटर आयन। तो अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है सोल्यूशन के अंदर, ये बात गलत है, ऑप्शन ए तो हो गया गलत। उसके बाद बोले एक आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। एक कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, नहीं गलत। एक ऐसा आयन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। एक तो ये बड़ा मसला है ना, एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बोलने जिंक एंड मरकरी डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक और मरकरी जो होता है वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, इनका दीन ईमान एक ही है। क्यों एक ही है उधर बात करते हैं। लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज इनके पास जिंक और अगर उनके पास दिखते हैं जिंक और मरकरी के पास दिखते हैं तो जो जिंक और मरकरी इनके डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिंक की बात करता हूँ। जिंक जो है ना इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 फिर 4s2 का 3d10। अब देखें 30 इलेक्ट्रॉन ये पूरे हो गए, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10
30 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं, अब कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है तो 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और Zn से Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मैक्स टू मैक्स, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यही इनकी वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इनके कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करते ही नहीं है डी ऑर्बिटल्स के। दैट्स वाई ये हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, विच एलिमेंट इज मेजर एलिमेंट फॉर क्या नाम है प्लांट्स ग्रोथ। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अगर हम उसकी बात करते हैं ना, उनकी रूट्स की बात करते हैं, उनके स्टेम्स की बात करते हैं, उनकी रूट्स की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन ज्यादा जरूरी है, सही है। और अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम जरूरी है लीव्स के लिए, लीव्स की तादाद के लिए, सही ना। और अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये यील्ड बढ़ाता है, जिससे प्लांट्स और ज्यादा ग्रो होते हैं। तो बात यह है कि अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो इनमें से सारी ही चीजें चाहिए होंगी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा। होप यू गेट द आंसर। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एक आप ये समझना है MCQs की वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाग जाएं।